हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। गाइस, अनअकैडमी के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। तो अनअकैडमी की एक टेस्ट सीरीज आई है यूपीएससी के लिए। आप इस टेस्ट सीरीज में इनरोल हो सकते हैं। और टेस्ट सीरीज में इनरोल होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है। उस लिंक का यूज करते हुए आप टेस्ट सीरीज में इनरोल हो सकते हैं। और टेस्ट सीरीज की फीस मात्र 3149 रुपीज है। तो अभी के अभी इनरोल जो है वो हो जाइए। आपको कोड जो यूज करना है वो झा सर, कैपिटल लेटर में झा सर कोड का आप उपयोग करेंगे तो आपको डिस्काउंट जो है वो इस टेस्ट सीरीज में मिलेगा। इसके अलावा गाइस, 27 फरवरी ये डेट याद रखो। इस डेट पर आपका एक टेस्ट होने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको इनरोल करना है इस टेस्ट के लिए, और जब आप इनरोल करेंगे तो भी आपसे कोड मांगा जाएगा, तो आपको कैपिटल लेटर में झा सर कोड का उपयोग करना है। और आपका फ्रेंड या आप कुछ भी चीज अगर अनअकैडमी में परचेज कर रहे हैं तो इस कोड का आप यूज करेंगे तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। और ये 27 फरवरी को जो आपके लिए टेस्ट होने वाला है, तो इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी और काफी सारे अवार्ड भी जो है वो इस बार आपको मिलने वाले हैं। राइट, इसमें आपको जैसे कि ये लोग आईपैड वगैरह, मैकबुक वगैरह, तो ये सब चीजें भी प्रोवाइड करा रहे हैं। और अमेजोन के जो वाउचर्स वगैरह जो होते हैं वो भी आपको इसमें एज अ रिवॉर्ड के तौर पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अब देखो, रिवॉर्ड वगैरह मैंने आपको हमेशा समझाया कि रिवॉर्ड के लिए तैयारी मत करो। आपका सबसे बड़ा रिवॉर्ड जो है वो आपका सिलेक्शन है। राइट, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर सबसे बड़ा आपका रिवॉर्ड। तो इसलिए रिवॉर्ड के लिए तैयारी मत करो। रिवॉर्ड तो एक आप ये मान के चलो कि चलो आप अच्छा करोगे तो आपको एक वो मिल जाएगा रिटर्न में, कुछ जो है वो एक अचीवमेंट जो है वो आपको मिल जाएगा, तो उसकी तरह बस लो। सिर्फ इसके लिए, रिवॉर्ड के लिए मत पढ़ो। पढ़ो, तैयारी करो आपके मेन रिवॉर्ड के लिए, जो कि है आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो इनरोल हो जाओ यार जल्दी से इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में। 27 फरवरी डेट याद रखना, टाइम है सुबह के 11 बजे। इस दिन आपका जो है वो कॉम्बैट होगा, अल्ट्रा कॉम्बैट इस दिन होने वाला है। ठीक है, तो ये एक आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी अनअकैडमी से रिलेटेड। और कोड याद रखना यार, झा सर, कैपिटल लेटर में झा सर। तो आज जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जियो मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। श्री माधव आचार्य जी के टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप क्या है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। लासा फीवर अभी न्यूज में आया है, इसको हम लोग जानेंगे। काटसा के बारे में ऑलरेडी आपको जानकारी है, S-400 की डील के बारे में और काटसा के कानून के बारे में। सो यू गाइस नो अबाउट इट। और इससे रिलेटेड एक लिंक भी मैंने आप लोग के लिए जो है वो छोड़ी है। और इसके अलावा आयुष्मान भारत मिशन के बारे में आपको पता है, बट हम लोग बात करेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में। हालांकि इसके बारे में भी पहले चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दी है एक पेटिशन को, जिसके तहत कहा जा रहा था, डिमांड की जा रही थी कि मदरसास को, वैदिक स्कूल्स को आरटीई, राइट टू एजुकेशन के अंडर शामिल किया जाए। फिर इसके अलावा कोआला, कोआला एक बहुत ही मतलब एक अच्छी स्पीशीज है। मतलब इसको आप स्पीशीज को देखो, एक कोआला को तो मतलब काफी क्यूट सी स्पीशीज है ये। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पार्कर सोलार प्रोब के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। नासा के पार्कर सोलार प्रोब के बारे में पहले इससे रिलेटेड मैंने लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो उसको आप कवर करिएगा। बाकी ये टॉपिक अभी न्यूज में क्यों आया था, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्लाई ऐश के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है, बट फिर से हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत ध्यान से इन टॉपिक्स को सुनिएगा। जियो मैग्नेटिक स्ट्रॉम, भू चुंबकीय तूफान, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा। रिसेंटली इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक है, इसकी 40 सैटेलाइट जो है वो लॉस्ट हो गई है, नष्ट हो गई है। 40 उपग्रह इसके नष्ट हो गए हैं। किस चीज के कारण? जियो मैग्नेटिक स्ट्रॉम के कारण। हालांकि ये जो सैटेलाइट्स हैं किसी भी प्रकार की स्पेस डेब्रिस क्रिएट नहीं करेगी, अंतरिक्ष मलबा क्रिएट नहीं करेंगी, क्योंकि ये इन सैटेलाइट को कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया है कि जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आएंगी, री एंटर करेंगी, पूरी तरह से ये जल जाएंगी, बर्न अप हो जाएंगी, किसी भी प्रकार का मलबा स्पेस में नहीं छूटेगा। गाइस, इस बात के लिए तो एलॉन मस्क की मैं दाद देता हूं। ये हमेशा, ये व्यक्ति मतलब एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने इनोवेशन करता है। ये बहुत ही बेस्ट पर्सनालिटी है यार। मतलब मैंने इस जैसी पर्सनालिटी के बारे में आज तक जो है वो मतलब बहुत ही कम पर्सनालिटी ऐसी है, उनमें से एक ये एलॉन मस्क है। और स्पेशली आज की डेट की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इनोवेशन इसके द्वारा किए जा रहे हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की फील्ड में। इंपॉर्टेंट इनोवेशन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की फील्ड में। मतलब इनोवेशन तो कर रहा है जो हमारी सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट वो एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए करता है। जैसे कि रीयूजेबल सैटेलाइट जो है उसने बनाई थी, और सॉरी रॉकेट सिस्टम इसने तैयार किए थे रीयूजेबल, राइट। वैसे ही इसने अब देखिए इस प्रकार की सैटेलाइट तैयार की है कि ये किसी प्रकार का मलबा जो है वो नहीं करेगी। तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। और सेकेंडली, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म के कारण इसकी 40 सैटेलाइट नष्ट हो गई है, अभी ये न्यूज आई थी सामने।
तो हम लोग डिस्कस करेंगे जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म है क्या ये। तो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म जो है गाइस, ये कब होते हैं? जब सोलार फ्लेयर्स, जो सूर्य की तरफ से जो सोलार फ्लेयर्स आते हैं, सौर लपटें जो सूर्य की तरफ से जो आती हैं, जब वो नॉर्मल लेवल से बहुत ज्यादा होती हैं और वो धरती की तरफ जब आती हैं, तो उस चीज को जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म जो है वो कहा जाता है। ये ऐसा तूफान है जो सौर्य लपटों का तूफान है, सोलार फ्लेयर्स का तूफान है और हाई लेवल का तूफान है। इसका रेडिएशन बहुत हाई है। ये रेडिएशन जो है वो इंटरैक्ट करता है धरती की मैग्नेटिक फील्ड के साथ और जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म होता है एज अ रिजल्ट के तौर पर। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसमें सोलार कोरोनल मास इजेक्शन या फिर एक कोर रोटेटिंग इंटरैक्शन रीजन, जो कि एक हाई स्पीड स्ट्रीम हम लोग को सोलार विंड की देखने को मिलती है, जो कि ओरिजिनेट होती है कोरोनल होल से। तो ये डिस्टरबेंस जो है बताया जाता है, ये जिसके कारण ये मैग्नेटिक स्टॉर्म जो हम लोग को देखने को मिलता है, चुंबकीय तूफान जो आता है, ये बेसिकली कोरोनल होल से जो है वो उत्पन्न होता है और डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, राइट। और जो इफेक्ट हम लोग को जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स के देखने को मिलते हैं, तो काफी सारे इसके इफेक्ट हैं। एक चीज तो हम लोग को ये विजिबल जो नजर आती है वो है ऑरोरास। और ऑरोरास के बारे में आपको पता है, जिन्हें हम लोग नदन और सदर्न लाइट्स के बारे में जानते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर कुछ लाइट्स हम लोग को देखने को मिलती है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा बोरेलिस, आपको पता होगा इस चीज के बारे में, राइट। तो ये नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर या स्पेशली नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ ये लाइट जो है वो नजर आती है, विजिबल होती है, राइट। और ये क्या करती हैं? ये कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती हैं, ये इस प्रकार के जो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म होते हैं। तो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म के कारण हम लोग को ये लाइट्स देखने को मिलती है, नदर्न लाइट्स और सदर्न लाइट यानी कि ऑरोरास। और हम लोग को कम्युनिकेशन सिस्टम का डिस्ट्रप्शन तक देखने को मिल सकता है, यानी कि काफी सारी सैटेलाइट काम करना बंद कर सकती है इन रेडिएशन के कारण, राइट। ये चीज है। और जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म को आप किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हो? तो वो आप कितना वो गंभीर है, कितना वो हार्मफुल है, उस आधार पर आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे कि इसका सेफेस्ट लेवल जो है वो कहा जाता है G1 का, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है कि फ्लक्चुएशन जो होते हैं वो काफी कम होते हैं, माइनर इम्पैक्ट्स होता है सैटेलाइट ऑपरेशन के दौरान, और कभी-कभी नदर्न और सदर्न लाइट्स भी दिखाई देती हैं। बट जो एक्सट्रीम जो होता है, जिसको G5 की कैटेगरी में रखा गया है, इसके अंदर वोल्टेज कंट्रोल प्रॉब्लम होती है, कई जगह पर ग्रिड सिस्टम कोलैप्स हो जाते हैं या ब्लैकआउट हो जाता है। रेडियो वेव जो होती है वो ट्रैवल नहीं कर पाती 1 या 2 दिन के लिए। लो फ्रीक्वेंसी रेडियो जो होते हैं वो कुछ घंटे के लिए पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। ऑरोरास भी हम लोग को लोअर लैटिट्यूड पर यूजुअल तौर पर नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं गाइस जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक पर्सनालिटी से रिलेटेड करेंगे। श्री माधव आचार्य, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है गाइस, ये फैक्चुअल टॉपिक है। इस पर्सनालिटी से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये इंडियन आर्ट और कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर में ये टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। तो हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने माधव नवमी के अवसर पर श्री माधव आचार्य को श्रद्धांजलि दी। श्री माधव आचार्य जी के बारे में अगर गाइस बात करें, तो माधव आचार्य जी का जन्म दक्षिण भारत साउथ इंडिया में उडुपी के नजदीक तुलुव क्षेत्र के बैलीग्राम नामक स्थान पर विजयादशमी के दिन हुआ था और उनका नाम वासुदेव रखा गया था। तो इनका ओरिजिनल नेम वासुदेव है, माधव आचार्य का। और इनका जन्म 1238 पर हम लोग को देखने को मिला था, हुआ था। ये वेदों और पुराणों के युग के बाद भारतीय विचारों को प्रभावित करने वाले दार्शनिकों की त्रिमूर्ति में से तीसरे हैं। तो हम लोग को क्या चीज देखने को मिलती है गाइस, कि फिलोसोफर्स की जो ट्रिनिटी बनी हुई है उनमें से थर्ड नंबर के हैं ये। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इंडियन थॉट्स को जिन फिलोसोफर्स ने बेसिकली इन्फ्लुएंस किया वेदास और पुराण के काल में, तो वो कौन कौन फिलोसोफर्स हैं? तो ये 3 फिलोसोफर के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, शंकराचार्य, रामानुज आचार्य और ये तीसरे हम लोग को ये देखने को मिल रहा है माधव आचार्य जी, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। ये 3 फिलोसोफर्स, ट्रिनिटी जिन्हें कहा जाता है ट्रिनिटी ऑफ फिलोसोफर्स, जो कि वेद और पुराण काल के दौरान के हमें देखने को मिले थे। उन्होंने द्वैत और द्वैतवाद के दर्शन को प्रतिपादित किया था, प्रपाउंड किया था।
फैलाया था द्वैत और ड्यूअलिज्म की फिलॉसफी को। अच्युत प्रेच अच्युत प्रेच ने ही उन्हें माधव की उपाधि दी थी और वे इसी नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए, माधव। इनकी साहित्यिक रचनाएं के बारे में बात करें, लिटरेरी वर्क के बारे में बात करें, तो उन्होंने काफी सारे ग्रंथ लिखे हैं जिनमें उनके तत्ववाद दर्शन की विस्तृत व्याख्या की गई है। तत्ववाद क्वेश्चन आ सकता है कि तत्ववाद दर्शन जो है वो किससे एसोसिएटेड है, तो आपको इनका नाम ध्यान में रखना है। तत्ववाद को लोकप्रिय रूप से द्वैत दर्शन के रूप में जाना जाता है। गीता भाष्य, ब्रह्मा सूत्र भाष्य, अनुभाष्य, कर्म निर्णय और विष्णु तत्व निर्णय उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं थी, लिटरेरी वर्क थी उनकी। द्वैत दर्शन के बारे में बात करें गाइस, हालांकि पहले भी हम लोग कई बार द्वैत फिलॉसफी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब शंकराचार्य के टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उस समय भी हमने द्वैत फिलॉसफी के बारे में डिस्कस किया था। तो द्वैत दर्शन गाइस लगातार बार बार किसी ना किसी तरीके से न्यूज में है, तो इसको स्टार मार्क करो और इसके बारे में अच्छे से पढ़ना। एनसीईआरटी में द्वैत फिलॉसफी के बारे में भी कुछ डिटेल्स लिखी हुई है, मेंशन्ड है, तो आपको पढ़ना है द्वैत फिलॉसफी के बारे में, द्वैत दर्शन के बारे में। ये आपका एक टास्क है छोटा सा, जब आप रीड कर लें, पढ़ लें, तो ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर बता दीजिएगा कि आपने टास्क कंप्लीट कर लिया है। तो द्वैत दर्शन का मूल सिद्धांत श्री शंकर के मायावाद का खंडन है। श्री शंकर के मायावाद का खंडन है, मायावाद, रेफ्यूटेशन ऑफ मायावाद। द्वैत दर्शन में इस बात पर जोर दिया गया है कि दुनिया केवल एक ब्रह्म मात्र नहीं है, बल्कि एक एकीकत है। एकीकत मतलब वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड इज रियल एंड नॉट जस्ट एन इल्यूजन। तो ये एम्फेसाइज करता है कि दुनिया जो है वो ब्रह्म मात्र नहीं है, वो रियल है, राइट। आत्मा अज्ञान के माध्यम से इस संसार से बंधी है। जो सोल जो है, आत्मा जो है, वो अज्ञान के माध्यम से इससे जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? इस पर्टिकुलर संसार से, इस वर्ल्ड से, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है और आत्मा के लिए इस बंधन से मुक्त होने का तरीका श्री हरि की कृपा प्राप्त करना है। तो ऐसा जो है वो द्वैत फिलॉसफी के अंदर हमें देखने को मिलता है और श्री हरि तक पहुंचने के लिए भक्ति करनी पड़ती है, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। भक्ति का अभ्यास करने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। तो मेडिटेशन तो गाइस, मतलब आप देखिएगा कि जितने भी फिलोसोफर्स हैं या थिंकर्स हैं, ये जो हाईली नॉलेजेबल पर्संस हैं, वो मेडिटेशन पर जरूर स्ट्रेस देते हैं। तो मैं भी आपसे कहूंगा कि थोड़ा बहुत समय, मुश्किल से 5 मिनट का समय मेडिटेशन के लिए निकाला करो। सिर्फ आपको करना क्या है, अपनी सांसों पर फोकस करना है। आंख बंद करो, ब्रीदिंग करो, ब्रीद आउट करो। सिर्फ फोकस ब्रीद इन ब्रीद आउट पे होना चाहिए, बाकी और किसी चीज पे नहीं होना चाहिए। अपने आप को ब्लैंक कर लो, जस्ट डू इट फॉर 5 मिनट्स। इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ये, और फिर 5 मिनट से धीरे धीरे करके उसको इंक्रीज करते रहो। काफी बेहतरीन चीज, आपकी पर्सनालिटी खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाएगी, राइट। हालांकि मैं खुद इस चीज को पर्सनली प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा, बट आज मैंने आपसे बोला है तो आज से अपन सब मिलकर जो है वो फाउंडेशन एक क्रिएट करते हैं और रेगुलर बेसिस पर इस प्रैक्टिस को करते हैं। क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइमिंग का इशू रहता है, बट यस ऑब्वियस ही बात है, एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज है ये कि यार 5 मिनट आप नहीं निकाल पा रहे हो। टाइमिंग है कितना, इतना ही क्या टाइमिंग है, क्योंकि ये 5 मिनट देने से मुझे तो कई बार, मेरी खुद काफी सारी स्टूडेंट्स है, मुझे बहुत बार जो है उन्होंने बोल चुका है कि सर मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, राइट। स्पेशली एक प्रीति जी हैं, वो मुझे अक्सर बोलती है क्योंकि वो काफी ज्यादा आध्यात्मिक है और काफी इन सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो उन्होंने कई बार मुझे बोला है कि सर मेडिटेशन, जब भी मैं जैसे कई बार होता है ना कि मेरा सर दुख गया, थोड़ी तबीयत टाइप की खराब है, गला खराब है, तो बोलती है मेडिटेशन करो आप। एंड लिटरली मेडिटेशन की पावर, मुझे खुद को पता है पर्सनल लेवल पर कि मेडिटेशन की पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप लोग किया करो। चलो अपन लोग एक जो है वो प्लेज लेते हैं, प्रॉमिस लेते हैं, अपन जो है वो मेडिटेशन आप रेगुलर बेसिस पर करेंगे। करना कब है, मैं आपको एक रूटीन बताता हूँ। नहा कर निकलो, नहाते तो रोज ही हो ना, रोज नहाना चाहिए यार। तो नहा कर निकलो और नहा कर निकलने के बाद 10 मिनट या 5 मिनट मस्त आराम से बैठ जाओ, पूजा करो, मेडिटेशन करो। सिर्फ ये रूटीन बना लो, ये प्रैक्टिस बना लो। तो आज से अपन एक अपन वो करते हैं, प्रॉमिस करते हैं सभी के साथ कि हम अब से रेगुलर बेसिस पर नहाने के बाद मेडिटेशन करेंगे। और ध्यान करने के लिए पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करके मन को साफ करना और वैराग्य प्राप्त करना आवश्यक है। तो ये फिलॉसफी हम लोग को द्वैत फिलॉसफी देखने को मिलती है और हमने जो है वो माधव आचार्य, श्री माधव आचार्य जी के बारे में फैक्ट्स जो है वो जाने और जाना कि अभी ये टॉपिक श्री माधव आचार्य जी का न्यूज में क्यों था। कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप, इसके बारे में हम लोग समझते हैं गाइस।
अटल इनोवेशन मिशन AIM, अटल नवाचार मिशन, इसने कोलैबोरेट किया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ और लॉन्च किया है कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप को और मार्क किया है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस को। सो ये फेलोशिप जो डेवलप की गई है, इसका मेन एम ये है कि युवाओं को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, जिससे कि युवा जो है वो सोशल इंटरप्राइज अपनी स्टैब्लिश कर सकें और ऐसी इंटरप्राइज जो है वो स्टैब्लिश करें जो कि फोकस करे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बेस्ड सोल्यूशन को अचीव करने के लिए। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है जिनको हमें 2030 तक अचीव करना है, तो कम्युनिटी जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है और वो प्रॉब्लम्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ लिंक है, तो उसका सोल्यूशन निकालें। ऐसी सोशल इंटरप्राइजेस बनाने के लिए युवाओं को तैयार करना, उनके लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड कराना। ये फेलोशिप जो होगी गाइस, ये 1 साल की हम लोग को देखने को मिलेगी। मेनली इसका फोकस होगा कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को बढ़ाना, कैपेसिटी बिल्डिंग को इंक्रीज करना, बढ़ाना, किसके बीच में? कम्युनिटी इनोवेटर्स, एस्पायरिंग कम्युनिटी इनोवेटर्स के बीच में, राइट? कि ऐसे इनोवेटर्स जो सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ अपना इनोवेशन जो है वो तैयार करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उनको उस डायरेक्शन पर जो है वो अट्रैक्ट करना या उस डायरेक्शन तक जो है वो पहुंचाना जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? तो ये सिंपल सी चीज है, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना। अटल इनोवेशन मिशन ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ कोलैबोरेट करके कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप जो है वो उसको लॉन्च किया है। तो यूएनडीपी जरूर याद रखना और AIM जरूर याद रखना। लस्सा फीवर के बारे में बात करेंगे गाइस। लस्सा फीवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीएस पेपर 2 हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो यूके में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्ति में से एक की मृत्यु 11 फरवरी को हुई है। मामलों में जो वेस्ट अफ्रीका, जो पश्चिम अफ्रीकी देश जो है, इनकी यात्रा से इन मामलों को जोड़ा गया है, यानी कि ये 3 व्यक्ति जो थे वो वेस्ट अफ्रीका गए थे ट्रैवल करने। लासा वायरस का नाम नाइजीरिया के एक शहर के नाम पर रखा गया है, जहां 1969 में सबसे पहले मामला रिकॉर्ड किया गया था। यह रोग मुख्य रूप से सिएरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी और नाइजीरिया सहित वेस्ट अफ्रीका के देशों में हम लोग को देखने को मिलता है, ये वाला रोग। और ये रोग वहां का एंडेमिक है, स्थानिक है। तो ज्यादातर वेस्ट अफ्रीका की ये डिजीज हम लोग को, मेनली वेस्ट अफ्रीका की डिजीज हम लोग को ये देखने को मिलती है। अब सवाल ये उठेगा कि ये लासा फीवर फैलता किससे है? तो चूहों से, रैट्स से, ये आपको ध्यान में रखना है। पर्सन टू पर्सन इसका ट्रांसमिशन होता है, यानी कि एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे इन्फेक्टेड व्यक्ति में ये जो डिजीज, बीमारी जो है वो ट्रांसफर होती है। इस बीमारी के लक्षण, सिम्टम्स की बात करें तो हल्का बुखार आना, थकान होना, कमजोरी लगना, सिर दर्द शामिल है। और गंभीर लक्षण जो होते हैं, सीरियस सिम्टम्स जो होते हैं, उसमें हम लोग को ब्लीडिंग देखने को मिलती है, सांस लेने में परेशानी देखने को मिलती है, वॉमिटिंग होती है, राइट? चेहरा जो है वो सूज जाता है, फेशियल स्वेलिंग हो जाती है, राइट? छाती, पीठ और पेट में दर्द होने लगता है, राइट? इवन शॉक, झटके तक आने लगते हैं। तो ये सब इसके सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। और इवन सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड चीज जो इससे एसोसिएटेड है वो ये है कि जब ये बुखार आता है, ये फीवर जब आता है, तब उस समय एक व्यक्ति जो है वो बहरा तक हो सकता है, बहरापन हो जाता है, डेफनेस हो जाती है। तो ये एक कुछ इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं। और इस बीमारी से जुड़ी मृत्यु दर काफी कम है, लगभग 1%। बट अगर मैं कहूं तो 1% भी बहुत ज्यादा ही है, इसको भी हमें कम करना है। और कुछ व्यक्तियों के लिए मृत्यु दर काफी ज्यादा भी होती है, अगर जैसे गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट महिला है और वो अपनी तीसरी तिमाही में है, राइट? थर्ड ट्राइमेस्टर में है, तो उस समय मतलब डेथ रेट जो है होता है वो उनके लिए काफी हाई होता है। इसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? तो रेट से दूरी बनाओ, चूहों से दूरी बनाओ। और कैसे आज की समय पर जो ऐसी पेंडेमिक या एंडेमिक से डील किया जाना चाहिए, तो आज की समय की डिमांड है कि हमें एक इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो तैयार करनी चाहिए, एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए, जिसके तहत हम लोग एक मजबूत, एक रोबस्ट ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर क्रिएट करें। इस प्रकार की जो नई नई उभरती जो एंडेमिक है या पेंडेमिक की सिचुएशन जो है उससे हम डील कर सकें, राइट? तो ये एक इस प्रकार से मेंस में भी आप इस प्रकार की चीज जो है वो मेंशन कर सकते हैं। तो लासा फीवर के बारे में या जनरल लासा के बारे में हमने जानकारी जो है वो हासिल करी। ये सब फैक्ट्स थोड़े से ध्यान में रखिएगा। अब गाइस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, S-400 सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एंड कार्डसा काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। और हम लोग जानेंगे
कि S-400 की डील जो हम लोग रशिया से हमने करी है, जो S-400 हम रशिया से परचेज कर रहे हैं, उसको लेकर यूनाइटेड स्टेट्स क्यों खुश नहीं है। तो काफी डिटेल में इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, काफी डेप्थ एनालिसिस इसकी करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा। A to Z पूरी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। S-400 सबसे पहली चीज तो है क्या, ये हम समझते हैं। सरफेस टू एयर, इस पर आकर रोको पहले। सरफेस टू एयर, तो सरफेस यानी कि जमीन पर, जमीन से हवा में जाने वाली टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, राइट। सरफेस टू एयर क्या है, डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ऐसा मिसाइल सिस्टम जो कि डिफेंस करने के लिए बना है। तो इस चीज को कंक्लूड करें कि जमीन से हवा की तरफ ये मिसाइल छोड़ेगा, और किस पर्पस के लिए, डिफेंस के पर्पस के लिए। मतलब कि हमारे जो दुश्मन कंट्रीज हैं, वो अगर हमारी तरफ कोई जैसे एयरक्राफ्ट भेजती हैं या कोई मिसाइल छोड़ती हैं, तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और उसको हवा में ही जो है वो निपटा देगा। तो हम इस सरफेस टू एयर S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम को हम लोग हमारी बॉर्डर्स पर तैनात करेंगे, राइट। बॉर्डर्स पर उसको रखेंगे कि जिससे कि एनिमी कंट्री अगर हमारी तरफ अटैक कर रही है तो उसका अटैक काउंटर कर सके, राइट। तो इस पर्पस के लिए ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि ये S-400 है क्या, ठीक है। तो हम इसको परचेज कर रहे हैं रशिया से, राइट। अब इसमें यूनाइटेड स्टेट्स क्यों खुश नहीं है, इस पर हम बात करते हैं। तो ज्यादातर लोग से पूछेंगे तो लोगों का कहना यह होगा कि रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ये दोनों कट्टर दुश्मन है, इनकी बनती नहीं है ना। ये बात बिल्कुल सच है, ये बात आप भी जानते हैं। और इंडिया की दोस्ती रशिया के साथ बहुत ज्यादा होती जा रही है, इसको लेकर यूनाइटेड स्टेट्स खुश नहीं है, राइट। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है, तो ये एंगल भी बिल्कुल करेक्ट है। जिन्होंने ये चीज सोची है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। बट यहां पर एक मेजर चीज आती है, जो सबका बाप है, सबका बॉस है, वो क्या है, पैसा, मनी। हम इतनी बड़ी डील जो रशिया से कर रहे हैं, राइट, तो हम क्या कर रहे हैं, रशिया को पेमेंट कर रहे हैं, रशिया को हम लोग जो है वो पैसे दे रहे हैं, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स से ये डील नहीं की जा रही, यूनाइटेड स्टेट्स को हमने रिजेक्ट कर दिया। और आपको बता दें कि यूनाइटेड स्टेट्स का है थार्ड, क्या है, THAAD, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। ये सेम जो टेक्नोलॉजी जो S-400 की है, मतलब कि जो काम जो S-400 का डिफेंस करने का, सेम थर्ड का, यूनाइटेड स्टेट्स के थर्ड का है। मतलब कि आप मान के चलो कि एक सामान यूनाइटेड स्टेट्स के पास है, एक सामान रशिया के पास है। हमें चूज करना था कि हमें सामान किससे खरीदना है, राइट। ये दो दुकानदार हैं, हमें चूज करना था कि ये सामान हम किनसे खरीदें। बट हमें पता है कि S-400 में जो बात है वो थर्ड में नहीं है। S-400 आज की डेट की मॉडर्न समय की सबसे बेस्ट डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। वो जो इसमें जो टेक्नोलॉजी डली है S-400 में, वो थर्ड में नहीं है। तो ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट। तो हमने चूज कर लिया किसको, रशिया को। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने की धमकी देना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि उसका लॉस हुआ, इंटरेस्ट, मनी, उसका मेन फोकस था मनी, पैसे का। क्योंकि जहां ये डील होती यूएसए के साथ, तो हमारा पैसा जो जाता वो यूएसए के पास जाता। अब हमने डील कर ली रशिया से, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के ईगो पे आ गई। दो चीज पर ईगो पे आ गई, एक तो डील नहीं करी हमने उससे, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज, ईगो पे उसने ले ली कि हमारे सिस्टम को खराब कैसे बोल दिया, राइट, हमारे सिस्टम। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को अब आदत हो गई है सुपर पावर में रहने की, राइट। सुपर पावर कंट्री है, अब धीरे धीरे करके उसकी जो सुपर पावर वाली जो चीज है वो जो कम होती जा रही है ना, उसके कारण वो तड़प रहा है। जैसे कि चाइना की बात करें, आप जानते हैं चाइना का जो एक इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड के नाम से ये जाना जाता है। इस इनिशिएटिव के तहत चाइना 3 कॉन्टिनेंट पर अपना कंट्रोल कर रहा है। यूरेशिया मतलब कि यूरोप और एशिया, सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करें, और अफ्रीका, इन 3 कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है मैरीटाइम और लैंड रूट के थ्रू, राइट। तो ये बात आप सभी लोग जानते हैं वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के बारे में चाइना के। तो चाइना एक मैन्युफैक्चरर कंट्री है, राइट, मैन्युफैक्चरिंग करती है ये। इसके लिए वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से इसको 3 कॉन्टिनेंट्स में अपने सामान को बेचने का एक बड़ा मार्केट मिल गया। यानी कि इतना बड़ा 3 कॉन्टिनेंट का मार्केट चाइना को मिल गया। तो चाइना 3 कॉन्टिनेंट्स पर अपना सामान बेचेगी। अब जब सामान बेचेगी तो चाइना के पास क्या आएगा, पैसा आएगा। और एक रूल है E इक्वल्स टू E का, क्या बोलता है रूल, इकोनॉमी इक्वल्स टू एम्पायर। जिस कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी उस कंट्री का दबदबा बढ़ेगा। एंड E इक्वल्स टू E, इकोनॉमी मतलब
इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? जब एक कंट्री एक्सपोर्ट करेगी। तो चाइना एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी बढ़ा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स अगर एक्सपोर्ट करके हमें देती सामान थर्ड को, अगर हम उससे डील कर लेते तो हमारा पैसा उसके पास जाता। तो यूनाइटेड स्टेट्स का इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां पर हर्ट हुआ है। तो जिसके बहुत सारे एंगल है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ईगो वाला इशू, राइट, जो हमने देखा कि हमने उसके थर्ड को चूज नहीं किया, राइट, और उसकी बात नहीं मानी, राइट, उसने हमसे कहा था, उसने पता है हमसे कई बार वार्निंग दी थी कि अगर हम रशिया से ये डील कर लेते हैं तो हमारे ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स कार्डसा लगा देगी। कार्डसा 2017 में लेकर आई थी यूनाइटेड स्टेट्स, एक कानून है जिस पर अभी हम लोग बात करेंगे। इसने हमें धमकी दी, हमने बोला चल, राइट, तो उस पर भी वो थोड़ा सा भड़क गया है कि यार ये क्या नाटक है, राइट। तो वही चीज देखो गाइस, क्या होता है कि जैसे मैंने आपको एक एंगल बताया था दोस्ती और दुश्मनी का, राइट, कि लाइक कि यूएसए और रशिया जो है वो दुश्मन है और यूएसए और इंडिया दोस्त है, राइट। अब एक दोस्त जो है वो अपने दुश्मन के साथ दोस्ती करेगा, मतलब कि यूएसए और रशिया दुश्मन है और इंडिया अगर यूएसए के दुश्मन के साथ दोस्ती कर रहा है तो यूएसए को हर्ट होगा, या राइट। तो ये एक एंगल हमें पता है। बट आपको बता दें इंटरनेशनल रिलेशनशिप में ये सब छोटी बात है, दोस्ती दुश्मनी ये छोटी बात है, राइट। हम लोग आम जनता, आम लोग जो है, कॉमन लोग जो है, ये बड़ा महत्व देते हैं दोस्ती यारी को। बट यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। आपके लिए ना दोस्ती है ना आपके लिए यारी है, आपके लिए क्या है? इंडिया। आपके लिए आपका इंटरेस्ट है इस एग्जाम को क्वालिफाई करना। आई हैव सीन पीपल वेस्टिंग देयर टाइम। मैंने देखा लोगों को सिर्फ अपने टाइम को वेस्ट करते हुए। दोस्त का फोन आया, राइट, क्योंकि दोस्त ने तो एमबीए करके एक अच्छी कंपनी जो है पकड़ ली, आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज की तैयारी, दोस्त का फोन आया कि चला यार आ यार राउंड मार के आते हैं, चला रेस्टोरेंट चलते हैं, वो चला इस संडे को रेस्टोरेंट चलेंगे, मैंने बढ़िया रेस्टोरेंट देखा, चल, और आप उठ के चल दिए। ये गलती कभी मत करना। वो अपना इंटरेस्ट निकाल रहा है बट यू आर फूल, आप लोग अपने इंटरेस्ट को नहीं निकाल रहे हो। आपका इंटरेस्ट है आज की डेट में पढ़ाई। मैं ये नहीं बोलता कि लगकर सिर्फ पढ़ाई करो, एंजॉय भी करो, मस्ती भी करो, घूमने फिरने भी जाओ, बट अपने टारगेट्स को पूरा करने के बाद। आपका दोस्त सेटल हो चुका है, उसने अपनी कंपनी ज्वाइन कर ली है, अगर वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो ये आपकी गलती, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप उसको मना करो कि नहीं यार मेरा टाइम नहीं है, फोन स्विच ऑफ कर दो, क्या दिक्कत है? जब वो फोन उठाए, या फिर सबसे बेस्ट तरीका, जैसे कुछ कई बार होता है ना कि हम लोग मना नहीं कर पाते, यार बहुत ही अच्छा दोस्त है, सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं, फोन लगाओ, उससे बोलो कि मुझे बहुत पैसों की जरूरत है यार, मुझे 5,000 रुपए दे दे यार प्लीज। ले लो 5,000 रुपए, रख दो कहीं पे, रख लो। 15, उसको बोलो कि मैं तुझे 15 दिन में दूंगा, 2 महीने तक मत देना उसको, टालते रहना। जब फोन आए बोला कि अरे यार अभी पैसे तो हो नहीं पाए, टालते रहना, राइट। फिर उसके बाद दे देना उसको वो पैसा उठाकर, फिर 10 दिन बाद फिर मांगने लगना, दोस्ती खराब हो जाएगी, मैं गारंटी देता हूं। कर लो ये दोस्ती, आज की डेट में दोस्ती खराब कर लो। जिस दिन आईएएस आईपीएस बन जाओगे, वही दोस्त जो होगा ना वो आपके गेट के बाहर खड़ा रहेगा, ऑफिस के बाहर खड़ा रहेगा कि चल यार तू तो मेरा दोस्त है, क्या दिक्कत है। देखो गाइस क्या होता है, आपकी तरक्की पहली बात तो कोई नहीं चाहता, आपके माँ बाप के अलावा कोई नहीं चाहता है कि आपका सिलेक्शन हो। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। कोई दोस्त कोई यार नहीं चाहता, इक्का दुक्का ने अगर चाह लिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई नहीं चाहता कि आप सिलेक्ट हो। क्योंकि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, अगर वो चाहेंगे कि आप सेलेक्ट हो जाओ तो आपका दर्जा, आपका स्टेटस ऊपर हो जाएगा, और कोई नहीं चाहता कि उनके ऊपर कोई जाए, तो सब लोग नीचे खींचने की ओर जो है वो लगे रहते हैं। तो आपको अपने इंटरेस्ट पर काम करना है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट हर्ट हुआ, इकोनॉमी, आपको भी अपने इंटरेस्ट को हर्ट नहीं होने देना है। आपका इंटरेस्ट है इस एग्जाम को क्वालिफाई करना, जैसे भी जो मन चाहे वो करो, बट इस एग्जाम को क्वालिफाई करो। फालतू में टाइम वेस्ट करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, राइट। चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं, कार्डसा पर हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। और रही बात यार, यू गाइस आर अपकमिंग ब्यूरोक्रेट्स, तो आपके अंदर एक स्टाइल होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, राइट, कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। आपको पता है कि आपको आज टारगेट्स क्या क्या अचीव करने हैं, तो अपने आप को अभी से आईएएस मानो, अपने आप को अभी से आईपीएस मानो और उस डिसिप्लिन पे काम करो। कभी किसी आईएएस आईपीएस को फालतू फर्जी वाले तरीके से घूमते हुए देखा है क्या? अपना टाइम वेस्ट करते हुए देखा क्या? कभी नहीं देखोगे। दे आर वेरी पंचुअल, और ये पंचुअलिटी उनके अंदर कहां से आई? इस प्रिपरेशन से आई, क्योंकि ये प्रिपरेशन आपको पंचुअल रखना सिखाती है। आपको क्या लगता है इतना वास्ट सिलेबस है जिसको कवर करना है, किस पर्पस के लिए? पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, राइट, इस पर्पस के लिए, और चीजें आप जाने और एक पर्सनालिटी आपकी डेवलप करें। सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है वो सिर्फ ऐसी एग्जाम नहीं है कि प्री मेंस क्वालिफाई कर लिया हो गया, राइट। इट इज ओवरऑल पर्सनालिटी। ये प्रिपरेशन इंसान की लाइफ, इसकी पर्सनालिटी बदल देती है।
राइट, गेटिंग माई पॉइंट। तो मेन चीज वो है। और इंटरेस्ट, जब इंटरनेशनल रिलेशन हमें इंटरेस्ट में रहना सिखाता है, हमें सिखाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन कि आपको अब किसी भी कीमत पर अपने इंटरेस्ट को हैम्पर नहीं होने देना है, तो उस चीज को सीखो, पर्सनल लाइफ में जो है उसको अप्लाई करो। तो यूनाइटेड स्टेट्स भड़का हुआ है इसी चीज को लेकर कि हमने उसके थार्ड को नहीं लिया, राइट, हमने S-400 को जो है वो ले लिया, चुन लिया। तो अब क्या है, 2017 में ये कानून लेकर आया था, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। इस कानून के तहत 3 कंट्रीज हैं, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, कि इन 3 कंट्रीज के साथ कोई भी दूसरी कंट्री, राइट, किसी भी प्रकार की मिलिट्री डील अगर करती है, तो यूनाइटेड स्टेट्स उस कंट्री के साथ जो डील कर रही है इन 3 कंट्री के साथ, राइट, तो उसके खिलाफ जो है वो सैंक्शन इंपोज करेगा। मतलब कि उस कंट्री को ना ही कभी लोन देगा, ना ही कभी उस कंट्री के सिटीजन्स को वीजा देगा, और ना ही उसके साथ ट्रेड करेगा। ऐसी तमाम, जैसे कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो वहां पर भी जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो फ्रेंडली कंट्रीज है, उसके जो अलाइज हैं, उनके साथ मिलकर उसके इंटरेस्ट को जो है वो खत्म कर देगा। तो ये चीजें हैं, राइट। तो ये काउंटरिंग, मतलब ये जो सैंक्शन एक्ट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, अभी रिसेंटली S-400 डील को लेकर ही टर्की के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शन लगाया है, और ये इंडिया को धमका रही है लगातार बार बार कि इंडिया के ऊपर भी अब सैंक्शन जो है वो लगाइए, क्योंकि हमारे जो रिलेशन है रशिया के साथ बढ़ रहा है। चाहे वो इकोनॉमिक रिलेशन की अगर हम लोग बात करें, बायलैटरल रिलेशन की अगर हम बात करें, मिलिट्री या डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन की बात करें, तो हर तरीके से रशिया के साथ जो हमारे रिलेशन बढ़ रहे हैं। तो इसके कारण से यूनाइटेड स्टेट्स को बुरा लग रहा है, मतलब कि उसका जो ग्लोबल जो इंटरेस्ट है, राइट, वो हैम्पर हो रहा है, राइट, कि इंडिया की नजदीकी जो रशिया के साथ बढ़ रही है वो उसको अच्छी नहीं लग रही है, राइट। और क्योंकि ये नजदीकी सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि एक दूसरे के पास आ गए, ट्रेड, पैसा, और दूसरी बात इसका सिस्टम अच्छा नहीं है, तो ये जो है वो बुरा मान के बैठा हुआ है, ईगो इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। तो दिस इज द मेन थिंग जो आपको समझनी है, और इस तरीके से अगर टॉपिक को आप कवर करोगे तो वो टॉपिक परमानेंटली आपके दिमाग में जो है वो बैठ जाएगा। चलो, तो कार्डसा से रिलेटेड अभी जो टॉपिक न्यूज में आया है वो ये आया है, वो सेम ही चीज है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो धमका रहा है, हम लोग को थ्रेटन कर रहा है, बट हुआ ये है कि अभी S-400 की डील जो है वो मतलब ऑन गोइंग हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब डील तो फाइनलाइज हो चुकी है, हम रशिया से S-400 सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीद रहे हैं। अभी हुआ क्या है कि अभी न्यूली अपॉइंटेड रशियन एम्बेसडर जो है इंडिया के, डेनिस एलिपो, तो उनका कहना यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स भले ही जितना भी धमकाए इंडिया को, हम डील तो करके रहेंगे, राइट। तो ये चीज है, बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। तो इन्होंने वही चीज बोली कि हम करके दिखाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। यूनाइटेड स्टेट्स कितना भी जो है वो हम लोग को धमका ले, कितना भी टेंशन दे दे, हम तो करके दिखाएंगे। और हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स हरकत तो पटकेगा ही, क्योंकि ऑलरेडी इसने चाइना और टर्की टर्की को जो है वो कार्डसा के तहत जो है वो घेरे में ले लिया है, राइट। और कई बार इसने इंडिया को भी कहा है कि ये जो है इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाएगा, लेगा जरूरी है एक बार घेरे में, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लेगा तो सही। मतलब कि बिल्कुल कि अब इसके इंडिया के ऊपर कार्डसा लगाया जा रहा है, इंडिया के साथ कोई ट्रेड नहीं होगा, करेगा तो ये हरकत, बेवकूफ होगा तो करेगा, बट एक्चुअली इसको भी पता है कि इसकी अभी सुई जो है वो अटकी हुई है, राइट, क्योंकि इसका भी काम इंडिया से है, क्योंकि चाइना को इसको काउंटर करना है, और इसके लिए इंडिया से अच्छा पार्टनर और कोई है नहीं। तो अभी सोचेगा, सोच विचार करेगा, कुछ समय के लिए इंडिया को टेंशन जरूर देगा। ये ऐसा नहीं है कि टेंशन नहीं देगा, यूनाइटेड स्टेट्स यार वो सुपर पावर कंट्री है, हरकत तो वो करेगा, कंफर्म है, क्योंकि वो उसकी पास्ट रिकॉर्ड ऐसा रहा है। बट वो हमारे साथ ज्यादा चुल नहीं कर पाएगा, ज्यादा हरकत नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसे पता है कि वो हमारे साथ हरकत करेगा तो इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू सर्वाइव इन इंडो पैसिफिक क्षेत्र। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये वाली अंडरस्टैंडिंग आप रखो, इस प्रकार की चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी कार्डसा से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी ऑलरेडी है ही। सो गाइस, हम बात करेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में। जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका उपयोग जीएस पेपर 3 में भी किया जा सकता है। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने अनाउंस किया है कि वो इंटीग्रेट कर रहे हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को आरोग्य सेतु एप्लीकेशन से, जिससे कि यूजर्स आज की डेट में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के माध्यम से 14 डिजिट का यूनिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर जो है वो क्रिएट कर सकेंगे। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और पूरा मिशन जो है वो क्या है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से डिजिटल हेल्थ आईडी प्रोवाइड की जाएंगी जनता को, लोगों को, जहां पर उनका हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा।
जैसे कि हम लोग जब डॉक्टर्स के पास विजिट करते हैं तो डॉक्टर हमारा पर्चा बनाते हैं, कई बार हमसे काफी सारे टेस्ट जो है वो करवाते हैं, राइट? तो फिर उसके बाद फिर हमें अपनी फाइल जो है वो बनाकर रखनी पड़ती है। कुछ लोगों की बेचारों की फाइल गुम जाती है, कुछ लोग उसका रिकॉर्ड बनाकर नहीं रखते हैं। हमेशा हमें अपने हेल्थ का रिकॉर्ड बनाना चाहिए, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, राइट? बहुत अच्छी प्रैक्टिस। जैसे कि मैं अपने पापा की बात करूँ तो मेरे फादर जो है उन्होंने जब से पैदा हुआ हूँ मैं तब तब से मेरे पूरे हेल्थ रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। और ऐसा होना चाहिए, सभी के पास होना चाहिए, सेपरेट फाइल होनी चाहिए हेल्थ रिकॉर्ड्स की। क्योंकि कोई बीमारी हमें नहीं पता कि वो कब जो है वो ओरिजिनेट हुई थी, बट जो सिम्पटम्स होते हैं, जो हेल्थ रिकॉर्ड्स होता है, उसके माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि कौन-सी बीमारी कब ओरिजिनेट हुई है और उसे खत्म किया जा सकता है, राइट? या खत्म करने में डॉक्टर्स को मदद मिल सकती है, या उस डिजीज़ को स्टडी करने में डॉक्टर को मदद मिल सकती है। तो हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और अब ये सरकार हमारे लिए करके दे रही है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से। हम जिस भी अब हॉस्पिटल में जो है वो जाएँगे आने वाले कुछ सालों के बाद, तो वहाँ पर हॉस्पिटल में सिर्फ आपको एक आईडी नंबर जो है वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा और जैसे ही आप आईडी नंबर प्रोवाइड कराएँगे, डॉक्टर के केबिन में जब आप एंटर करेंगे, तो डॉक्टर वो आईडी नंबर के माध्यम से आपकी पूरी पास्ट हिस्ट्री जो है, मेडिकल हिस्ट्री वो उसके सामने आ जाएगी। आपका एक्स-रे हुआ, आपका ब्लड रिपोर्ट हुई, आपकी सब कुछ। तो कितनी बेहतरीन चीज़ होगी ये और इसमें कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कि आपको बार-बार डॉक्टर्स के चक्कर नहीं लगाने होंगे उनको रिपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए। डायरेक्टली रिपोर्ट जो है वहाँ पर उस प्लेटफ़ॉर्म पर अपलोड हो जाएगी और वो हमेशा वहाँ पर अवेलेबल रहेगी आप लोगों के लिए और डॉक्टर्स के लिए, राइट? तो ये चीज़ है काफ़ी बेहतरीन सी चीज़। तो ये फीचर्स क्या है इस डिजिटल मिशन के, तो डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा इसके माध्यम से। हर एक इंडियन सिटीज़न्स के पास एक यूनिक हेल्थ आईडीज़ होंगी, डिजिटाइज़्ड यानी कि डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड होगा। ये स्कीम जो है वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर हमें देखने को मिल रही है। इसके अंदर 6 की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हेल्थ आईडी बनाई जाएगी, डिजी डॉक्टर होगा, आप डॉक्टर से डायरेक्टली डिजिटली कंसल्ट कर सकते हैं। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री होगी, यानी कि पूरा एक रिकॉर्ड आपका मेंटेन होगा रजिस्ट्री के फॉर्म में, राइट? पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स होंगे, हर एक व्यक्ति के पर्सनल रिकॉर्ड्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स होंगे, ई फार्मेसी की सुविधा होगी, टेली मेडिसिन की सुविधा होगी। तो ये 6 चीज इसके अंदर शामिल है और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है, इनको टास्क दिया गया है डिजाइन करने का, बनाने का, रोल आउट करने का, इम्प्लीमेंट करने का इस मिशन को पूरी कंट्री में। और कोर कोर बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि जो मेन ब्लॉक्स जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो क्या-क्या है? 6 में से हेल्थ आईडी बनाना है, डिजी डॉक्टर्स है और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री तैयार करना है, जो कि ओन, ऑपरेट और मेंटेन की जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स यानी कि प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं जो हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करते हैं, राइट? तो उनको भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो खुद अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट शर्त ये है कि जो पूरी की पूरी एक्टिविटीज जो होंगी वेरिफिकेशन की और जो भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जैसे हेल्थ आईडी तैयार करना, डिजी डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री जो मेंटेन करना, स्पेशली रजिस्ट्री रिकॉर्ड जो मेंटेन करना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही रहेगा, सेफ्टी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस मिशन के तहत हर एक इंडियन को एक हेल्थ आईडी कार्ड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा और जिसमें सभी की सभी उसकी मेडिकल डिटेल्स स्टोर्ड होंगी, प्रिस्क्रिप्शन, ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स, डिस्चार्ज समरीज की जब भी वो हॉस्पिटल में जब भी भर्ती होते हैं तो फिर जब उनका डिस्चार्ज होता है तो वो पूरी समरी वगैरह हर हर एक चीज उस व्यक्ति के मेडिकल से रिलेटेड पूरी की पूरी अवेलेबल रहेगी इस आईडी के तहत, स्टोर्ड रहेगी। और हेल्थ आईडी जो है वो रैंडमली जनरेट होगा, ये 14 डिजिट का नंबर होगा, 14 डिजिट थोड़ा सा ध्यान में रखना। और इसका उपयोग जो है वो किया जा सकेगा एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने के पर्पस के लिए भी, ऑथेंटिकेट करने के पर्पस के लिए भी और उसके हेल्थ रिकॉर्ड को उसके साथ जोड़ने के पर्पस के लिए भी। और कई बार अलग-अलग सिस्टम्स में अगर ये रिकॉर्ड्स जो है वो पहुँचाने हैं, डिलीवर करने हैं, ट्रांसफर करने हैं, तो उसमें भी ये हेल्थ आईडी जो है वो काफ़ी हेल्प करेगी। सिटीज़न जो है वो ये हेल्थ आईडी अपने डॉक्टर को दे सकेंगे, अपने हेल्थ प्रोवाइडर को दे सकेंगे, राइट? और जिसकी मदद से उनके डॉक्टर्स को जो है वो पूरी उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री जो है वो पता लग जाएगी। और इस प्रकार के मिशन की क्यों हमें आवश्यकता है? तो आज की डेट में गाइस प्रॉब्लम ये है कि एक जो पेशेंट है उसको सही डॉक्टर खोजना या सही डॉक्टर मिलना एक बड़ा चैलेंज है। अपॉइंटमेंट्स लेना एक बड़ा चैलेंज होता है। कई बार जब आप अपॉइंटमेंट ले लेते हो, डॉक्टर के पास भी पहुँच जाते हो, डॉक्टर आपसे रिपोर्ट मँगवाते हैं, बोलते हैं कि वो रिपोर्ट जो है वो दिखाइए। अब उस समय अगर आपके पास रिपोर्ट होती नहीं, कई बार लोग अपनी एक स्टेट से छोड़कर दूसरी स्टेट में जाते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करने मिलने और उस समय अगर वो रिपोर्ट लेकर नहीं गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका जाना जो है वो खराब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें भी हम लोग को देखने को मिलती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है, इस मिशन के थ्रू जो है वो हेल्थ सेक्टर के अंदर सॉल्व होंगी।
और एक काफी अच्छा कंफर्ट जो है और काफी अच्छी सर्विस जो है वो सिटीजन को मिलेगी, कंफर्ट और सर्विस, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। गाइस एक पेटिशन सामने आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें बताया जा रहा है कि मदरसाज वेदिक स्कूल्स को आरटीई में शामिल किया जाए, राइट टू एजुकेशन में शामिल किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की धाराओं को चुनौती देने वाली याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इंटरवीन नहीं करेगी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पर, कि कुछ सेक्शंस है उस पर इंटरवीन नहीं करेगी। इस अधिनियम में वैदिक पाठशालाओं, मदरसों और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। तो राइट टू एजुकेशन में एग्जेम्प्ट किया है, एक्सक्लूड किया है वैदिक पाठशाला को, मदरसास को और इंस्टीट्यूशंस को जो कि रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है और अदालत के अनुसार जो ये ऐसे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जो रिलीजियस शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस एजुकेशन जो प्रोवाइड कराते हैं, जो मदरसाज हैं, जो वैदिक पाठशाला हैं, इनको विशेष रूप से अगस्त 2012 के संशोधन द्वारा 2009 के अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है। तो 2012 में एक अमेंडमेंट लाया गया था जिसके तहत सामने ये नजर आया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर इन सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को शामिल नहीं किया जाएगा। और इस कानून के लागू होने के पिछले एक दशक में कभी भी कोई विवाद नहीं हुआ। तो जब से ये कानून इस प्रकार का लागू हुआ था तब से लगभग 10 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड जो है वो हो चुका है, कोई भी ऐसा विवाद सामने नहीं आया जो कि अभी सामने आ रहा है। याचिकाकर्ता के अनुसार जो पेटिशनर है उन्होंने कहा कि बच्चे के अधिकार को केवल मुफ्त शिक्षा तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि बच्चे की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यानी कि जो उसका जो बैकग्राउंड हम लोग को देखने को मिलता है, कल्चरल, इकोनॉमिक और सोशल बैकग्राउंड जो है उसका, उसके आधार पर भेदभाव के बिना समान गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो पेटिशनर का ये कहना है कि जो ये सब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो वैदिक पाठशाला की बात कर लो, मदरसास की बात कर लो या कोई पर्टिकुलर जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की अगर हम लोग बात करें, जो कि एक स्पेसिफिक एक कम्युनिटी को ही जो है वो एंट्रेंस प्रोवाइड कराता है, एक कम्युनिटी के लिए ही सिर्फ ओपन होता है। तो पेटिशनर का कहना है कि ऐसा मत करो, सभी के लिए अब स्कूल्स को जो है वो ओपन करो, सभी को जो है वो मौका दो कि वो किसी भी स्कूल में जाकर जो है वो पढ़ सकते हैं, राइट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इससे पीछे हट गए और जैसा मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि जब भी रिलीजन से रिलेटेड कोई मामला आता है तो ट्राई किया करो उसको अवॉइड करने की, राइट, क्योंकि उसमें अगर आप इंटरफियर करोगे, इंटरवीन करोगे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होंगे ही होंगे। तो ट्राई किया करो उसको अवॉइड करें। तो अभी ऐसे जो इश्यूज हैं, ऐसे जो मुद्दे हैं, तो हो सकता है कि शायद आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाए इस टाइप से कि क्या ये सही है या गलत है। तो आपको तो सिर्फ एक ही चीज चिपकानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस चीज में इंटरवीन करने से मना कर दिया। तो आपको फैक्ट्स देना है, आपको अपने ओपिनियन को नहीं देना। ये मैं कई बार, हजार बार जो है आप लोग से बोल चुका हूँ। तो इस चीज को याद रखना, जब भी रिलीजन से रिलेटेड मुद्दा आता है, कॉन्स्टिट्यूशन की बातें चिपकाओ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट चिपकाओ, उसके अलावा अपने ओपिनियन मत चिपकाओ। क्योंकि अगर आप अपने ओपिनियन चिपकाओगे तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू समटाइम्स, क्योंकि सामने वाले को अगर आपके ओपिनियन पसंद नहीं है तो दिक्कत हो सकती है, राइट। तो सेफ साइड रहो हमेशा। क्लियर यहां तक बात है? तो आगे की बात हम लोग करते हैं। इसलिए अदालत द्वारा 2009 के अधिनियम की धारा 1 सेक्शन 1 क्लॉज 4 और सेक्शन 1 क्लॉज 5 को मनमाना और तर्कहीन घोषित किया जाना चाहिए। तो ये पेटिशनर ने जो है वो डिमांड करी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है उसके सेक्शन 1 क्लॉज 4 और क्लॉज 5 को जो है वो आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिक्लेयर करो, क्योंकि ये आर्बिट्ररी है और इरेशनल है, राइट। तो 2009 के अधिनियम की धारा 1(4) और 1(5) की अगर बात करें, सेक्शन 1 क्लॉज 4 और सेक्शन 1 क्लॉज 5 की बात करें 2009 एक्ट की, तो इसमें क्या कहा गया है? तो सबसे पहले सेक्शन 1 क्लॉज 5 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम में निहित प्रावधान मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और प्राथमिक रूप से धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होंगे। मतलब क्लियरली सेक्शन 1 क्लॉज 5 जो है वो एग्जेम्प्ट करता है मदरसाज, वैदिक पाठशाला और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को इम्पार्ट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं,
कि वो राइट टू एजुकेशन इन सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो पहली चीज तो ये हो गई कि ये सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो एग्जेम्प्टेड है। अब धारा 1(4) सेक्शन 1 क्लॉज 4 जो है वो क्या कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 29 और 30, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 29 और 30 है, इसके जो प्रोविजन है, प्रावधान है, इसके अधीन इस अधिनियम के प्रावधान बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार प्रदान करने पर लागू होंगे। तो ये जो प्रोविजन हम लोग को जो देखने को मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जो बच्चे जो हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है, राइट, आर्टिकल 29 और 30 के प्रोविजन के तहत। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। बट सवाल ये उठता है कि संविधान का आर्टिकल 29 और 30 जो है वो है क्या, तो ये भी आपको समझना जरूरी है। ये अगर समझोगे तब जाकर आपको चीजें समझ में आएंगी। तो ये बेसिकली अधिकारों की बात करता है माइनॉरिटीज के और माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशंस के। और एक चीज आपको ऑलरेडी क्लियर होगी गाइस कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, तो वहां पर जो जो दूसरे कम्युनिटी से जो लोग बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए डोर्स जो होते हैं वो क्लोज रहता है। एंट्री जो होती है वो दूसरे, इवन उनके स्टाफ्स की भी अगर हम बात करें कि उस माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो स्टाफ होता है, टीचिंग और कई केसेस में नॉन टीचिंग स्टाफ भी, तो इससे रिलेटेड पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, पूरा जो उनका प्रशासन जो होता है, वो इंडिपेंडेंटली जो है वो इनके द्वारा लिया जाता है। इसमें उनके जो रिक्रूटमेंट्स वगैरह भी कई बार हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से ही नजर आते हैं मेनली केसेस पर। बट यस, कई बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक ने जो है वो उस चीज के बारे में मेंशन किया है कि इसके कारण जो है वो अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए मेरिट को, यानी कि मेरिट पर अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, एजुकेशन की क्वालिटी पर अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के बारे में भी। तो अनुच्छेद 30(1) जो है वो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, रिकॉग्नाइज करता है लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी को, लेकिन इसमें नस्ल, जातीयता पर आधारित अल्पसंख्यकों को मान्यता नहीं दी गई है। तो जो भी माइनॉरिटीज है, रेस और एथनिसिटी के आधार पर उनको जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, सिर्फ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को ही रिकॉग्नाइज किया जाता है। सो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 जो है, इसके अंदर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के शैक्षिक स्थान की स्थापना और प्रशासन के अधिकार को मान्यता दी गई है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो इनको एडमिनिस्टर करना, इसको एस्टैब्लिश करने की पावर जो है वो प्रोवाइड की गई है और मान्यता जो है वो दी गई, रिकॉग्नाइज किया गया है कि किस प्रकार से इनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कैसे ये एस्टैब्लिश होंगे। और जो ये आर्टिकल 30 क्लॉज 1 जो है, ये विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका को मान्यता देता है। तो ये क्या किस चीज पर फोकस करता है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो कल्चर हैं उनको प्रिजर्व करने पर फोकस करता है। और एक कम्युनिटी और कोई भी कम्युनिटी आप देख लीजिए, यानी कि समाज के अंदर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो एक बेस का काम करते हैं, एक फाउंडेशन का काम करते हैं, एक आधार का काम करते हैं, राइट। तो ये उसी चीज पर, और ये आधार किस चीज के आधार का काम करते हैं, कल्चर को प्रिजर्व करने के आधार का काम करते हैं। इसलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की भूमिका जो हम लोग को देखने को मिलती है कि जो भूमिका जो है वो क्या है, प्रिजर्व करने की, डिस्टिंक्ट कल्चर को, विशिष्ट संस्कृति को संरक्षित करने की, प्रिजर्व करने की, इनकी जो भूमिका है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, उसको ये मान्यता देता है आर्टिकल 30 क्लॉज 1। तो ये बहुत डिटेल में हमने इसके बारे में कवर किया, याद रखिएगा इस चीज के बारे में। बहुसंख्यक समुदाय द्वारा भी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन किया जा सकता है, लेकिन इनके लिए अनुच्छेद 30(1)(a) के तहत विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। तो मेजॉरिटी कम्युनिटी भी एस्टैब्लिश कर सकती है, एडमिनिस्टर कर सकती है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, बट उनको स्पेशल राइट जो है वो नहीं मिलते हैं, जो कि आर्टिकल 30 क्लॉज 1(a) के तहत हम लोग को देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और माइनॉरिटी कम्युनिटी को स्पेशल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब हम लोग बात करें जो स्पेशल राइट्स हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटी एजुकेशन एंजॉय करती है, जो विशेष अधिकार इनको प्राप्त हैं धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों को, तो आर्टिकल 30 क्लॉज 1(a) जो हम लोग को देखने को मिलता है, इसके इसके तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान जो है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, इनको शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है, फंडामेंटल राइट के तौर पर प्राप्त है। तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंजॉय करती है राइट टू एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट के तौर पर। यदि किसी कारणवश किसी अल्पसंख्यक
शैक्षणिक संस्थान की परिसंपत्तियों को राज्य द्वारा अधिकरण किया जाता है। तो ये वाला पॉइंट हमने पहले भी कई बार आर्टिकल्स में डिस्कस किया है कि जैसे कि कोई माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, यानी कि कोई ऐसा आप कह सकते हो कि स्कूल या ऐसी ऐसा इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि माइनॉरिटी का है और जिसको रिकॉग्नाइज किया गया एज माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो उस इंस्टीट्यूशन को अगर सरकार अपने कंट्रोल में लेती है या उस प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में लेती है, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, किसी और जगह पर उस इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करके देना पड़ेगा या मुआवजा देना पड़ेगा, कंपनसेशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों यानी कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आरक्षण संबंधी प्रावधान लागू नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन ये बनेगा, क्या माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर रिजर्वेशन लागू होता है? तो आपको याद रखना है, लागू नहीं होता है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है, इनको समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित 25% नामांकन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रवेश देने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि जनरली हम लोग देखते हैं कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनको अपने पास जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए 25% कोटा रिजर्व करके रखना पड़ता है हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, अपार्ट फ्रॉम माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बट यहां पर नहीं रखना पड़ता। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब कुल मिलाकर एक बात यही है जो पिटिशनर ने रेज करी है कि राइट टू एजुकेशन के अंडर ये सभी इंस्टीट्यूशन को लाया जाए, जिससे कि सभी मतलब एक समान हो, यानी कि कॉमन हो। जितने भी हमारी कंट्री के अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो कॉमन हो। बट ऑब्वियस ही बात है, यू गाइस आल्सो नो कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। सेक्युलर हमारी कंट्री है, प्लस हम लोग को जो माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज है उनको प्रिजर्व भी करना है, उनको प्रोटेक्ट भी करना है, उनके कल्चर्स को, उनके ट्रेडिशंस को। तो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि उनके लिए एक सेपरेट मतलब उनके लिए कॉमन, सभी के लिए कॉमन हो, क्योंकि अगर कॉमन हो जाएगा तो क्वाइट पॉसिबल कि जो माइनॉरिटीज जो है वो और जो है वो सप्रेस हो सकेंगी और उनके लिए प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकेंगी। राइट, तो उनको प्रोटेक्ट करने के पर्पस के लिए ही तो ये स्पेशल राइट्स उनको दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से पेटिशनर इस बात को शायद ना समझे हो, उनको लगा हुआ कि हम अभी अब जो है वो डेवलप हो चुके हैं, हमें इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता नहीं, बट ऐसा नहीं है। आज की डेट में आप देख ही रहे हैं कि रिलीजन के आधार पर भी लोग जो है वो लड़ने कटने को तैयार हो जाते हैं। हिजाब का मामला भी आपने देखा, ट्रिपल तलाक का आपने मामला देखा, न जाने कितने मामले हम लोग को इस प्रकार के लगातार देखने को मिल रहे हैं। राइट, तो अभी वो टाइम नहीं है कि हम जो है वो इस चीज के बारे में सोचे। और यहाँ पर बात जो है वो बेसिकली एक कम्युनिटी के कल्चर को प्रोटेक्ट करने की, इस चीज को आपको हाईलाइट करना है, रेदर देन रिलीजियस इशू, रेदर देन एनी अदर इशू। आपको ये चीज मेंशन करनी है कि ये जो पॉइंट है ये किस चीज का पॉइंट है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के कल्चर को प्रिजर्व करने का पॉइंट है। एंड कल्चर वाइज तो आप जानते हैं कि हम पूरे दुनिया भर में फेमस है, पूरे दुनिया भर में जाने जाते हैं हमारे ट्रेडिशन के लिए, हमारे कल्चर के लिए, कि हमारे पास डिस्टिंक्ट अलग अलग प्रकार के कल्चर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो उन्हें प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना स्टेट की जिम्मेदारी है। राइट, और सेंट स्टीफन वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक केस 1992 का सामने आया था। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास 50% सीट जो है वो रिजर्व होनी चाहिए माइनॉरिटीज के लिए। तो ये चीज उन्होंने मेंशन करी थी। और टीएमए पाई एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड अदर्स का 2002 का मामला सामने आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में यानी कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में निष्पक्षता, पारदर्शिता और योग्यता आधारित एक अलग प्रवेश प्रक्रिया हो सकती है। मतलब कहा गया कि आप जो है वो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कहा कि वो सेपरेट एडमिशन प्रोसेस जो है वो अपनी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, बट वो फेयर, ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड होनी चाहिए। ये संस्थान अपनी शुल्क संरचना मतलब फी स्ट्रक्चर भी अलग से निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन इसमें कैपिटेशन शुल्क जो है वो शामिल नहीं होना चाहिए। कैपिटेशन फीस जो है वो कौन सी फीस होती है? तो ये एक प्रकार से इसको इलीगल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। कई बार कोई ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा फीस जो है वो चार्ज करते हैं, जो रेगुलेटरी नॉर्म्स जो अप्रूव किया जाता है, तो उससे ऊपर एक्स्ट्रा सर्विस जो है वो ब्रांड के तौर पर चार्ज करते हैं, तो उसको कैपिटेशन फी कहा जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो बड़े-बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। इसमें आप अक्सर नोट करना कि कैपिटेशन फीस जो होती है वो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताते हैं, रेदर देन अदर सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करा रहे हैं। राइट, ये चीज समझ में आई?
तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इसमें आर्टिकल 30, आर्टिकल 29 ये जो आर्टिकल्स हैं, तो इनके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है, बट स्पेशली इसमें जो जिक्र किया गया कि ये वैदिक स्कूल्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं और मदरसास देखने को मिलते हैं और दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो स्कूल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं रिलीजन के आधार पर, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जो है वो एग्जेम्प्ट किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है आरटीई से। तो ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। क्लियर है यहाँ तक बातें? कोआला बहुत क्यूट सा प्रजाति है ये, जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू में आपको नजर आएगा और प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड, कोआला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही क्यूट सा प्रजाति है ये कोआला। तो ऑस्ट्रेलिया ने कोआला को एंडेंजर्ड स्पीसीज घोषित कर दिया है क्योंकि कोआला जिस पेड़ पर रहता है, मार्सुपियल्स इकोलिप्टस ट्री, जिस पेड़ पर ये रहता है मार्सुपियल इक्विलिप्टस पेड़, तो ये बहुत तेजी से जो है वो खत्म होते जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, स्पेशली ईस्टर्न स्टेट जो ऑस्ट्रेलिया की है वहां पर। तो इसी चीज को देखते हुए कोआला को एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है वो घोषित किया है ऑस्ट्रेलिया ने। कोआला एक एर्बोरियल यानी कि वृक्ष संबंधी हर्बीवोरस मार्सुपियल है, क्योंकि ये मार्सुपियल के इकोलिप्टस पर जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। तो और ये कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का प्रजाति है और सिर्फ बताया जाता है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये है फेस्कोला टाइडे, फेस्कोलार टाइडे। तो फेस्कोलार टाइडे का ये रिप्रेजेंटेटिव हम लोग को देखने को मिलता है, मतलब कि ये एक और, मतलब उसकी जो फैमिली है तो उसी का ही एक पार्ट हम लोग को नजर आता है। और क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव जो है ये वॉर्म बैट्स का है, जो कि अगेन एक वॉर्म बेटाइड फैमिली से बिलोंग करते हैं। राइट, तो ये चीज है। तो पीडीएफ में आप इसको जो है वो स्पेलिंग जो है वो थोड़ी सी चेक कर लीजिएगा। बाकी मेन चीज ध्यान में रखो कि ऑस्ट्रेलिया का ये प्रजाति है कोआला, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने अपनी एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है वो घोषित किया हुआ है। और ये स्पीसीज जो थी वो वल्नरेबल थी 10 सालों से। राइट, और इवन न्यू साउथ वेल्स जो हम लोग को ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी देखने को मिलती है, क्वींसलैंड, तो वहां पर भी ये वल्नरेबल की कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिलता है। और एंडेंजर्ड स्टेटस का मतलब साफ साफ ये है कि स्पीसीज और उसका फॉरेस्ट होम जो है उसको और ज्यादा ग्रेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, इस प्रजाति को और गंभीर तरीके से जो है वो प्रोटेक्शन देना। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और ना ही सिर्फ कोआला को प्रोटेक्ट करना है, बल्कि और भी दूसरी जो प्रजाति हम लोग को देखने को मिलती है इस क्षेत्र में रहती है, तो उनको भी इस चीज के कारण प्रोटेक्शन जो है वो मिलेगी। तो ये सिंपल सी चीज है, कोआला से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। गाइस, पार्कर सोलार प्रोब, क्या आप मुझे बता सकते हो कि पार्कर सोलार प्रोब जो है वो किसका है, कौन सी कंट्री का है? तो यूनाइटेड स्टेट्स की नासा का पार्कर सोलार प्रोब हमें देखने को मिल रहा है। नाम से समझ में आ रहा है सोलार प्रोब। तो ह्यूमन द्वारा बनाया गया एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि सूर्य के सबसे नजदीक गया है, वो है पार्कर सोलार प्रोब। तो ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। राइट, कि ह्यूमन द्वारा बनाया गया एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि सूर्य के काफी नजदीक गया है, दैट इज पार्कर सोलार प्रोब। एंड ये सन को स्टडी कर रहा है, स्पेशली सन के कोरोना को। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि सन का कोरोना कहां पर होता है, इसकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए एग्जैक्ट, मतलब इसमें कि सूर्य में। तो जो सूर्य का जो सरफेस एरिया होता है ना, सरफेस बाहरी आउटर एरिया सूर्य का, उसके बाजू में, उसके थोड़ा सा दूर आप कह सकते हो, थोड़ा सा दूर जो एरिया होता है, राइट, वो होता है सन का कोरोना। राइट, सूर्य का कोरोना। तो सूर्य जो है उसके सरफेस, उसके आउटर एरिया से थोड़ा सा दूर वाला एरिया जो होता है वो सन का कोरोना होता है। एंड आपको बता दें एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट जो कि आप याद रखिएगा, सूर्य का, जैसे अब आप मुझे ये बताएं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में ज्यादा गर्मी होगी या इस ऑब्जेक्ट के दूर वाले एरिया में ज्यादा गर्मी होगी? तो जनरली हम लोग देखते हैं यार, आप ऑब्जेक्ट को गर्म करोगे, उसको छुओगे तो वो ज्यादा गर्म होगा। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने दूध को गर्म कर रहे हो, ठीक है, दूध को गर्म कर रहे हो, राइट, तो उसका जो बर्तन है जिसमें आप दूध को गर्म कर रहे हो, आप उसको टच करते हो तो एकदम से ज्यादा गर्मी लगती है, या उसके बाहर वाले एरिया को ऊपर से टच करते हो तो गर्मी लगती है? तो सबका आंसर यही होगा कि दूध के बर्तन को एकदम हम टच करेंगे तो बहुत तेज हम लोग को जो है वो झटका लग जाएगा, एक प्रकार से गर्मी क्या, राइट, बहुत तेज एकदम से आप रिफ्लेक्स एक्शन होगा, एकदम से आप हाथ जो है वो अपना पीछे कर लेंगे। सन के केस में बताऊं क्या है, सन का जो आउटर सरफेस है उससे ज्यादा गर्म इसका कोरोना है, यानी कि इसके और थोड़ा सा बाहर वाला एरिया।
इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए साइंटिस्ट रिसर्चर स्टडी करना चाहते हैं सन के कोरोना को, क्योंकि ये सन का कोरोना ही एक ऐसी चीज है जो कि सोलार विंड को ट्रिगर करता है। इसी के कारण सोलार विंड होती है और सोलार विंड के कारण हमारी काफी सारी सैटेलाइट्स भी अफेक्ट होती हैं, राइट। ये पूरा सोलार सिस्टम की अगर आप बात करें, या इवन धरती की जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, उसको भी अफेक्ट करता है ये सोलार विंड, और ये ट्रिगर होती है सन के कोरोना से। तो मेन जो पार्कर सोलार प्रोब का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है, सन के कोरोना को स्टडी करना एंड ओवरऑल सन को स्टडी करना, राइट। तो बट ये सन के कोरोना वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बहुत नजदीक तक गया है और ये मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल्स जो हैं स्पेशली कोरोना के, तो उसको स्टडी करेगा, राइट। और बताया जा रहा है कि साइंटिस्ट को जो है वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मिलेगी सन से रिलेटेड, कि किस प्रकार से सूर्य जो है वो सोलार सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। ये मिशन लॉन्च किया गया था पार्कर सोलार प्रोब को नासा ने 2018 में, राइट। ये सन के एटमॉस्फेयर और सन के नजदीक जाने वाला सबसे ह्यूमन मेड सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट है ये, राइट। ब्रूटल हीट और रेडिएशन वाली कंडीशन में सरवाइव करने की इसकी क्षमता है, राइट। और इसने वीनस के 7 चक्कर लगाए, वीनस प्लैनेट के 7 चक्कर लगाकर ये मरकुरी के ऑर्बिट में आया और मरकुरी के ऑर्बिट के माध्यम से सन के काफी नजदीक जो है ये पहुंच रहा है, राइट। ये अपने मिशन पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। एज क्लोज एज 3.9 मिलियन माइल्स ये सन के नजदीक है, राइट, मरकुरी के ऑर्बिट में। और पार्कर सोलार प्रोब के मेनली 3 डिटेल्ड साइंस ऑब्जेक्टिव हैं। तो सबसे पहली चीज तो पता लगाना कि ये जो सोलार विंड जो आ रही है, ट्रिगर हो रही है, ये एग्जैक्टली कहां से हो रही है और उसके पीछे का साइंस क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो सबसे पहला ये कोरोना वाला, सन कोरोना वाला जो मैंने आपको बताया। दूसरा ये है निर्धारित करना इसके स्ट्रक्चर को और इसके प्लाज्मा को, राइट, सोलार विंड के, राइट, और इसका सोर्स एग्जैक्टली इसकी मैग्नेटिक फील्ड का कहां पर है उसका पता लगाना। तीसरा एक्सप्लोर करना मैकेनिज्म कि किस प्रकार से ये जो पार्टिकल्स हैं ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, कैसे ये धरती के नजदीक तक आते हैं, धरती की मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर इनके जो 3 मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि कोरोना को स्टडी करना और सोलार विंड किस प्रकार से एक्सिलरेट हो रही है, ट्रिगर हो रही है, उसका पता लगाना। और बाकी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव तो है ही सन को स्टडी करना, राइट। और कोरोना के बारे में मैंने आपको बताया कि कोरोना सूर्य के सरफेस से भी ज्यादा गर्म लेयर है, राइट। एंड कोरोना जो है वो सोलार विंड को राइज करती है, मतलब उसी के कारण सोलार विंड होती है। एंड अनप्रेडिक्टेबल सोलार विंड जो होती है हमारी प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड को तो डिस्टर्ब करती ही करती है, बल्कि हमारी जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि हमारी सैटेलाइट्स वगैरह जो है उनको भी इफेक्ट रखने की क्षमता इसके पास है, इफेक्ट करने की क्षमता रखती है। एंड सेकेंडली हमारे जो ह्यूमन मिशन जो होंगे स्पेस के, राइट, तो उनको भी डिस्टर्ब करने की क्षमता रखती है ये सोलार विंड। तो अगर हमें पता लग जाए कि ये सोलार विंड कब ट्रिगर हो रही है, तो एटलीस्ट हम अपने जो स्पेस की जो मिशंस हैं उसको उस अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं, राइट, जिससे कि कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो उससे बचने के लिए। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसके बारे में एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं पार्कर सोलार प्रोब से रिलेटेड आपको प्रॉपर पूरी डिटेल जो है वो मिल गई है। पार्कर सोलार प्रोब के बारे में गाइस आपको ऑलरेडी जानकारी है ही। अभी एक टॉपिक पार्कर सोलार प्रोब का न्यूज में क्यों आया था, क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार ये देखा गया कि वीनस प्लैनेट जो है उसको कलर में देखा गया। मतलब पार्कर सोलार प्रोब ने जो है वो हमें वीनस प्लैनेट की इमेज जो है वो प्रोवाइड कराई, क्योंकि इसमें वाइड फील्ड इमेजर जो है वो लगा गया है। इमेजर फॉर पार्कर सोलार प्रोब जो है वो इसका नाम है, वाइड फील्ड इमेजर फॉर पार्कर सोलार प्रोब। तो ये चीज इसमें जो है वो लगी हुई है। ये डिवाइस है जिसने एक बहुत अच्छी इमेज जो है वो कैप्चर करके अभी साइंटिस्ट रिसर्चर्स जो है वो वीनस की प्रोवाइड करी है। इसलिए पार्कर सोलार प्रोब का टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला है। सो गाइस फ्लाई ऐश के बारे में बात करेंगे। जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोल्यूशन रिलेटेड जो इश्यूज आएंगे तो उसमें फ्लाई ऐश का भी आप उपयोग कर सकते हैं। और आज की डेट में फ्लाई ऐश के ऑल्टरनेटिव्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो एक चीज तो क्लियर है कि फ्लाई ऐश जो है वो क्या है, पोल्यूटेंट है। तो आपसे मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि इस पोल्यूटेंट को आप कैसे इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो, फ्लाई ऐश को जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। तो ये चीज जो है वो आपसे पूछी जाएगी, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, बट पहले मैं आपको बता दूं ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया है। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने डिसाइड किया कि 8 केसेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं फ्लाई ऐश मैनेजमेंट और एक्सीडेंट से रिलेटेड, जो कि 2013 और 2020 के बीच में फाइल हुआ है। 8 केसेस। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का कहना यह है कि इन 8 केसेस को जो है वो क्लब कर दो।
राइट, यानी कि इनकी सुनवाई जो है वो एक साथ की जाएगी 8 केसेस की, क्योंकि एक जैसे केस हम लोग को ये देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में आया। तो आपको बता दूंगा इसमें कि फ्लाई ऐश का मैनेजमेंट और यूटिलाइजेशन मिशन क्या है। तो मेन फोकस रखा गया है कि जितने भी इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं फ्लाई ऐश की हैंडलिंग और डिस्पोजल से रिलेटेड, की फ्लाई ऐश को हम कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाएंगे और कहां पर उसको सेफली डिस्पोज करेंगे। तो इस चीज की मॉनिटरिंग के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर ये मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ट्राइब्यूनल ने डायरेक्शन दिया है कि ये मिशन जो है वो ये दो स्टेट जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो शुरू करें। और इस मिशन के लिए जो सेक्रेटरीज हम लोग को एनवायरमेंट, कोल एंड पावर मिनिस्ट्रीज के देखने को मिलते हैं, इवन जो चीफ सेक्रेटरीज हैं दोनों स्टेट्स के, वो भी शामिल हों और एग्रेसिवली इस मिशन पर जो है वो काम करें, जिससे कि फ्लाई ऐश पोल्यूशन की प्रॉब्लम जो है वो जल्द से जल्द रिजॉल्व की जाए। मिशन के अंदर मेन फोकस ये रखा गया कि पहले तो आप एक्शन प्लान जो है वो तैयार करो। और एक्शन प्लान किस चीज के ऊपर आधारित हो गया? वेरियस कमिटीज जो हैं उनकी रिपोर्ट के ऊपर आधारित होगा, उनकी जांच के ऊपर आधारित होगा कि वेरियस कमिटीज पहले चेक करें और बताएं कि फ्लाई ऐश को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, किस प्रकार से फ्लाई ऐश का ऑल्टरनेटिव उपयोग जो है वो कर सकते हैं, कहां पर सेफ उसको डिस्पोज कर सकते हैं। तो पहले वो प्रॉपर अपनी रिपोर्ट जो है वो तैयार करें जांच करने के बाद, और फिर इस रिपोर्ट के आधार पर आप एक एक्शन प्लान जो है वो तैयार करो। इसके अंदर आपको जो बिग गैप है, बड़े-बड़े जो इश्यूज हैं, जैसे कि कहां पर इसको स्टोर करना है, कहां पर कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे आप फ्लाई ऐश को यूटिलाइज करोगे, ये सब चीजें आपको इसमें शामिल करनी है एक्शन प्लान में। और मिशन को फाइनेंस किया जाएगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड के तहत। इवन ये मिशन जो है वो एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन एंड कंपनसेशन फंड, जो कि अफेक्टेड लोगों को रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए अवेलेबल जो फंड हम लोग को देखने को मिलता है, उसके तौर पर भी यूज में लाया जाएगा। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। बाकी फ्लाई ऐश क्या है, तो इससे रिलेटेड फैक्ट जानो तो ये फ्लू ऐश या फिर पल्वराइज फ्यूल ऐश भी इसे कहा जाता है। ये कोल कंबशन प्रोडक्ट है। जब कोयला जब जल जाता है तो उसमें राख जो बच जाती है ना, वही है ये ऐश, फ्लाई ऐश। और ये राख जो है वो इवन 100 किलोमीटर तक जो है वो ट्रैवल करने की क्षमता रखती है। इसमें पार्टिकुलेट्स होते हैं, काफी हार्मफुल, काफी टॉक्सिक कंपोनेंट्स इसमें हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये कोयला जो है वो कहां से उत्पन्न हुआ है, इस कोयले का कंपोजिशन क्या है। जब कोयला जलता है ना तो वो ये कितना पोल्यूटेड होगा, वो किस चीज पर डिपेंड करेगा कि वो कोयला कहाँ का है। राइट। और इसके अलावा सभी के सभी फ्लाई ऐश के अंदर हालांकि हम लोग को देखने को मिलता है कि बहुत अच्छी खासी मात्रा में हम लोग को क्या चीज नजर आती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि मेन मिनरल कंपाउंड हम लोग को कोल बियरिंग रॉक्स स्ट्रेटा के देखने को मिलते हैं। यानी कि जो भी रॉक्स होते हैं जिसके जैसे कोयला बनता है, तो उसमें ये 3 एलिमेंट्स तो हम लोग को नजर आते ही हैं। फिर माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं इसके, वो आर्सेनिक, बेरिलियम, बोरॉन, कैडमियम, क्रोमियम, राइट, हेक्सावेलेंट क्रोमियम, कोबाल्ट, लेड, मैग्नीज, मर्कुरी, मोल्बीडेनम और सेलेनियम, स्ट्रोंटियम, थैलियम और वेनेडियम, और भी काफी स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में डाइऑक्सिन्स, पीएएच कंपाउंड। तो ये सब हम लोग को देखने को मिलता है। और इसमें अनबर्न कार्बन भी होते हैं जो पूरी तरह से जले नहीं होते। और हेल्थ और एनवायरमेंट पर इस पर क्या नुकसान पहुंचता है, क्या खतरा होता है, तो टॉक्सिक हैवी मेटल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि फ्लाई ऐश, निकल, कैडमियम। फ्लाई ऐश में जो होते हैं निकल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, लेड, तो ये सब टॉक्सिक नेचर के, जहरीले नेचर के पदार्थ ही हम लोग को देखने को मिलते हैं। और हालांकि ये माइन्यूट होते हैं, कम होते हैं, बट होता क्या है कि धीरे धीरे करके जब ये हमारी बॉडी के अंदर जब कंटिन्यूअस एंटर करते रहते हैं, तो ये एक भारी मात्रा में अंदर डेवलप हो जाते हैं, बन जाते हैं। ये होते तो इन सब मतलब फ्लाई ऐश के अंदर कम क्वांटिटी में, बट जब ह्यूमन जब ज्यादातर कांटेक्ट में रहता है ये फ्लाई ऐश के, तो कुछ समय बाद उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, लंग से रिलेटेड उसको इश्यूज, फेफड़ों से रिलेटेड उसको सांस लेने में परेशानी होती है, ऐसी कुछ इश्यूज है वो उसको होने लगते हैं लगातार। इवन कैंसर तक की प्रॉब्लम जो है वो लोगों में होती है इन पोल्यूटेंट्स के चलते, इस पार्टिकुलेट मैटर के चलते। इसमें रेडिएशन की बात करें तो उसमें सबसे सीरियस बात यह है कि जो न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है ना, वो जो रेडिएशन रिलीज करता है उससे 100 गुना ज्यादा, 100 टाइम ज्यादा रेडिएशन जो है वो फ्लाई ऐश जनरेट करती है। तो ये सबसे खतरनाक बात है, सबसे खतरनाक बात। और वाटर पोल्यूशन तो आपको पता ही है कि जहां पर भी ये राख को अगर आप पानी में डाल दोगे या पानी में डल जाएगी राख, तो पानी को तो खराब कर ही देगी। और पानी को खराब करना मतलब साफ साफ ये है कि ड्रिंकिंग जो वाटर जो है
उसकी समस्या और बढ़ जाना, एक्वेटिक लाइफ जो है, एक्वेटिक स्पीसीज जो है, उनको प्रॉब्लम जो है वो और हो जाना, राइट? एनवायरमेंट पर इस पर इफेक्ट किस प्रकार से पड़ता है? तो मैंग्रोव जो होती है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्रॉप ईल्ड जो होती है, खेती वगैरह जो होती है वो नष्ट हो जाती है, राइट? और इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर जो हम लोग को देखने को मिलता है वो पल्यूट हो जाता है। हम लोग को इवन रन ऑफ कच्छ में ये केस जो है वो ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, राइट? बट आप फ्लाई ऐश का उपयोग भी जो है वो कर सकते हो काफी तरीकों से, जैसे कंक्रीट प्रोडक्शन के दौरान, मतलब कि जो ठोस जो होता है ना, जैसे कि आप अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हो, तो कंक्रीट जो आप तैयार कर रहे हो, एक दीवार वगैरह जो आप तैयार कर रहे हो, स्ट्रक्चर आप तैयार कर रहे हो, तो उसमें फ्लाई ऐश का उपयोग आप कर सकते हो। सीमेंट का इसको ऑल्टरनेटिव भी कई बार जो है वो कहा जाता है। और जैसे कंक्रीट मिक्सचर जो होता है, जब आप वो तैयार करते हो पूरा जो होता है ना कि गिट्टी वगैरह, रेत वगैरह डालकर जो मिक्सचर जो तैयार होता है कंक्रीट का, ठोस का, तो उसमें आप इसका जो है वो उपयोग कर सकते हो। कई बार इसका उपयोग चिपकाने के पर्पस के लिए भी किया जाता है। ज़मीन को स्टेबलाइज़ करने के पर्पस के लिए भी जो है वो किया जाता है, राइट? कई बार जैसे गड्ढे वगैरह जो है उसको अगर आपको फिल करना है, तो उस पर्पस के लिए भी आप कर सकते हो। रोड के सबवेज़ कंस्ट्रक्शन के लिए भी आप कर सकते हो। एग्रीकल्चर में भी फर्टिलाइज़र, कैटल फीडर, सॉइल स्टेबलाइजेशन, इन सब चीज़ों में भी इसका उपयोग हो सकता है। कई बार जो बर्फ जो होती है, आइस वगैरह जो होती है, उसको मेल्ट करने के लिए आप जो है वो उसको उपयोग कर सकते हो। राइट? तो इसके काफ़ी सारे उपयोग हम लोग को देखने को मिलते हैं फ्लाई ऐश के, जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। एटलीस्ट 4-5 पॉइंट सभी चीज़ के आपको पता होने चाहिए कि इसकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इसके अल्टरनेटिव्स हैं, राइट? तो ऐसी 4-5 चीज़ें बस ध्यान में रखो आप, राइट? और फ्लाई ऐश से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो मैंने अभी आपको बताए। अब बात करेंगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में, विश्व खाद्य कार्यक्रम के बारे में। तो इंडिया ने साइन किया है एक एग्रीमेंट यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, और हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 50,000 मेट्रिक टन गेहूं को। कहां पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अफगानिस्तान पर भेजेंगे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के पार्ट के तौर पर। मतलब कि अफगानिस्तान में आप जान रहे हैं गाइस कि काफी सारे बेकसूर जो हैं, तो वो काफी प्रॉब्लम में है। हंगर की सिचुएशन वहां पर काफी ज्यादा है। काफी सारे लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है तालिबान के इशू के कारण। तो हम वहां पर उनको सपोर्ट करने के लिए भी खाना भेज रहे हैं। गेहूं जो है वो भेज रहे हैं 50,000 मेट्रिक टन। और इस एमओयू के अकॉर्डिंग वीट जो है वो पाकिस्तान से होकर अफगान बॉर्डर पर भेजा जाएगा, और ये हैंडओवर कर दिया जाएगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के ऑफिशियल्स को कांधार में। 22 फरवरी को इसकी शुरुआत होगी, यानी कि इस पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है उसकी हम शुरुआत करेंगे। और वीट जो होगा, गेहूं जो भेजा जा रहा है, वो 5 बैचेस में भेजा जाएगा। एक बैच में 10,000 मेट्रिक टन भेजा जाएगा, और इस प्रकार से 5 बैचेस में भेजा जाएगा, और अप्रोक्सीमेटली 200 ट्रक जो है वो भेजे जाएंगे। तो इतना सब डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ जो है वो एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके थ्रू हम लोग 50,000 टन जो है वो गेहूं को भेज रहे हैं अफगानिस्तान में मदद करने के लिए लोगों की, राइट? बट क्वेश्चन ये बनेगा, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है क्या? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो एक फूड असिस्टेंस ब्रांच हम लोग को यूनाइटेड नेशन की देखने को मिलती है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है ये, और दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हंगर को एड्रेस करने का काम करती है। भूखमरी संबंधी समस्या जो है उसका समाधान करने का काम करती है, और फूड सिक्योरिटी को, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने का काम करती है। तो इसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं, हंगर को खत्म करना और फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करना। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बनाई गई थी 1961 में, हंगर और माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, खत्म करने के लिए, भुखमरी को और कुपोषण की जो इश्यूज है, तो उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए, उसका निपटारा करने के लिए, और उसका अल्टीमेट गोल ये है कि खाने की ही नीड को खत्म करना। जो होती है ना खाने की नीड, मतलब इस इतनी व्यवस्था कर देना कि लोगों को जरूरत ही ना पड़े खाने की, कि लोगों के पास भरपूर पर्याप्त जो है वो खाना हो, राइट? तो ये चीज। और जो मेंबर हम लोग को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप के देखने को मिलते हैं, अ, और जो इसकी जो एग्जीक्यूटिव कमिटी जो हम लोग को देखने को मिलती है, वो इसके इसके पार्ट के तौर पर जो है वो ऑपरेट करती है, राइट? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो फूड एड जो है, खाद्य सहायता जो है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, चाइल्ड मोर्टेलिटी, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को रिड्यूस करने पर ये काम करता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने पर काम करता है, यानी कि बाल मृत्यु दर को कम करने पर काम करता है। मैटरनल हेल्थ को इंप्रूव करने पर काम करता है, मातृ स्वास्थ्य में सुधार के लिए काम करता है। डिजीज को कॉम्बैट करने पर काम करता है, जिसमें एचआईवी और एड्स जैसी बीमारी है, मतलब इस प्रकार की बीमारी को खत्म करने के लिए भी काम करता है। इसका सिर्फ मेन ऑब्जेक्टिव खाना ही प्रोवाइड नहीं कराना है, हंगर की प्रॉब्लम ही रिजॉल्व नहीं करना है, बल्कि जो इश्यूज है न्यूट्रिएंट्स के, हेल्थ के, तो उसको भी रिजॉल्व करने पर ये
टारगेट करती है। और वर्ल्ड हंगर मैप क्या है? तो अलीबाबा क्लाउड, थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो अलीबाबा क्लाउड जो कि एक क्लाउड कंप्यूटिंग आर्म हम लोग को अलीबाबा का देखने को मिलता है, तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर काम कर रही है और इसने डेवलप किया है वर्ल्ड हंगर मैप। तो ये मैप हमें बताता है कि कहां कहां पर जो है किस टाइप की चीजें हैं, कि कहां कहां पर पूरे दुनिया भर में हंगर की प्रॉब्लम है, तो उसको आइडेंटिफाई करने में ये मैप जो है वो काम करता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक बातें? तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक।